के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी में बदमाश हुए बेखौफ, महिला से सोने की चेन छीन कर हुआ फरार। लंका थाना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, एक की हुई मौत, एक घायल। दुर्गाकुंड चौकी के पास नगर निगम ने कार्रवाई की, अवैध कब्जे को लेकर मचा हड़कंप। और नगर निगम वक्फ संपत्तियों की करेगा जांच, पार्षद की मांग पर सदन में हुआ फैसला। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी में बेखौफ बदमाशों ने महिला से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। चितईपुर थाना क्षेत्र के गणेशपुरी कॉलोनी में चेन स्नेचिंग की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दो बाइक सवार बदमाशों ने दुकान के सामने बैठी महिला से सोने की चेन छीन ली और मौके से फरार हो गए। पीड़िता पुष्पा देवी पत्नी पनारू साव निवासी गणेशपुरी कॉलोनी हैदराबाद गेट सुसवाही ने बताया कि वो रोज की तरह सुबह उठकर दुकान के सामने बैठी थी। इसी बीच दो युवक बाइक से आए। पहले उन्होंने आगे जाकर बाइक मोड़ी और पास आकर मोबाइल दिखाते हुए पता पूछने का बहाना किया। महिला जैसे ही मोबाइल देखने लगी तभी बदमाशों ने उनकी सोने की चेन झपट ली और भाग निकले। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग और उनके परिजन बाहर आए, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। सूचना पाकर चितईपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घर में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की। पुलिस का कहना है कि अपराधियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। इस घटना पर करौंदी पार्षद श्याम भूषण शर्मा ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले मेरी चाची के साथ भी चेन स्नेचिंग हुई थी, लेकिन अब तक पुलिस अपराधियों की पकड़ नहीं कर पाई है। अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते हैं। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हमें सड़क पर उतरकर विरोध करना पड़ेगा। पुष्पा जी कहाँ रहती है? हम कहाँ पड़े क्या घटना घटित हुई है? हम अभी चौकी पर बैठल रही है 5:35 पर। अब बस कूड़ा फेंकेली, हम बैठ गए हैं। दो आदमी उतरा, एक आदमी ऐसे मोबाइल लेके देखा रहा कि आंटी जी इनके चिन्ह ऐसे से मोबाइल लटके रहा। अब पीछे से हमारी सिगड़ी झपट के लेके। कैसे थे वो लोग? क्या उम्र रही होगी? अब उम्र भैया हम बता, मोटा सा रहलन है। एक आदमी ऐसे पतला सा बैठल है ना, वो हमारा नोच के लेके। जो ऐसी चैन स्नैचिंग हो गई, ऐसा नहीं लगता कि जैसे कोई वेकी हुआ हो? आपको ऐसा कुछ लगता है? अब यहाँ से यहाँ देना, वही जो दुकान से फिर गाड़ी घुमा लेना, घुमा के बस एक टाइम रुक देना। आपने कुछ हल्ला गुल्ला किया? अरे हम चिल्लैले बच्चा हमारा उठ के आवे बने, तब से फरहार। क्या मांग करती है? हमारा सिगड़ी चाहिए। लंका थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, एक की मौत हो गई, वहीं एक घायल का इलाज चल रहा है। लंका थाना क्षेत्र अंतर्गत डाफी बाईपास के समीप एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों व्यक्ति होंडा शाइन से वाराणसी से अपने घर मिर्जापुर की ओर जा रहे थे। लोटूवीर पुलिया के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि संजय कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय श्यामलाल सिंह निवासी जादवपुर थाना अदलहाट मिर्जापुर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दूसरा युवक शिव सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। घायल युवक को हाईवे एम्बुलेंस की मदद से पुलिस बल ने ट्रॉमा सेंटर वाराणसी भेजा, जहां उसका इलाज जारी है। मृतक और घायल दोनों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है और वे भी अस्पताल पहुंच गए हैं। पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जाँच की जा रही है। ये हमारे पास के भाई हैं। क्या करते थे? आर्मी में थे, इस समय रिटायर हो गए हैं और मास्टर थे, टीचर थे, पीटीआई वही आपके बुलंदशहर में थे। कहाँ जा रहे थे? ये जा रहे थे जौनपुर अपने भतीजों को लेकर एडमिशन कराने के लिए। कहाँ पे एडमिशन कराने? ये जौनपुर, और बीएड के लिए एडमिशन कराने के लिए जा रहे थे अभी। तो क्या सूचना प्राप्त हुआ आप लोगों को? हम लोगों को अभी सूचना प्राप्त हुआ कि एक्सीडेंट हो गया है। अभी हम लोग भागे भागे आ रहे हैं।
तो दो लोग ये थे और इनके भतीजे। हाँ, इनके भतीजे। क्या नाम था दोनों लोगों का? इनका नाम संजय सिंह था उम्र और कितना था लगभग? उम्र इनका अभी सेना से नियुक्ति रिटायर हो चुके हैं। अच्छा। एक साल हुआ है। और और भतीजे क्या नाम था? शिवा, कहाँ के रहने वाले थे ये लोग? ये ग्राम जादवपुर कुंडाडी के रहने वाले हैं, नारायणपुर के पास में पड़ता कितने है। भाई थे ये लोग? ये 2 भाई थे और 2-3 बहनें थीं। दुर्गाकुंड चौकी के पास नगर निगम ने कार्रवाई की। अवैध कब्जे को लेकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। भेलूपुर थाना अंतर्गत दुर्गाकुंड चौकी के पास नगर निगम का दस्ता पहुंचते ही क्षेत्र में हलचल मच गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विपिन गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि भूमि नगर निगम की संपत्ति है। आज नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सर्वे के साथ साथ जमीन की नपाई भी की। उन्होंने बताया कि जांच के बाद भी कुछ लोग यहां लोहे के तार बांधकर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका आरोप रहा कि वर्तमान में जो भी निर्माण या संपत्ति दिखाई दे रही है वो अवैध है। यहां मौजूद इमामबाड़ा भी अवैध तरीके से बना हुआ है। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है। मौके पर भेलूपुर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। किस प्रकार का क्या मामला यहाँ पर हुआ है? यहाँ पे नगर निगम की संपत्ति है, बताया जा रहा है कि ये और नगर निगम के अधिकारी लोग मौके पे यहाँ आए थे, सर्वे वगैरह किए गए हैं, नपैया भी हुआ है इसका। और नगर निगम के अधिकारी के जाने के बाद यहाँ के जो लोग हैं वो फिर से तार वार बांध के अपना कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो मस्जिद के पीछे वाली जगह है वो बात हो रही है? जी, जो मस्जिद ये है नहीं, ये सब नगर निगम की संपत्ति है, ये सब अवैध है जी। क्या नगर निगम ने कोई अल्टीमेटम दिया है जिससे इसको भी बल से तोड़ा जाएगा? अब ये तो नगर निगम जांच करने के बाद बताएगी कि ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा। अगर नगर निगम की संपत्ति होगी तो टूटेगी, नहीं होगी तो बात की बात है। अभी इसमें यहाँ पर क्या स्थिति है? वर्तमान में स्थिति तो अभी सब ठीक है, लेकिन अब जो हालात हैं अभी सब सही चल रहा है। अब वो जो भी अधिकारी तय करेंगे वही होगा। नगर निगम वक्फ संपत्तियों की जांच करेगा। पार्षद की मांग पर सदन में फैसला हुआ। नगर निगम क्षेत्र में स्थित वक्फ संपत्तियों की अब जांच होगी। नगर निगम सदन की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और जांच कराने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान बीजेपी पार्षद ब्रिजेश श्रीवास्तव ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि शहर में वक्फ बोर्ड की बड़ी संख्या में जमीनें और संपत्तियां मौजूद हैं, लेकिन उनका उपयोग और प्रबंधन स्पष्ट नहीं है। कई स्थानों पर इन संपत्तियों का वाणिज्यिक इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि आधिकारिक अभिलेखों में इसका विवरण दर्ज नहीं मिलता। पार्षद की इस मांग का अन्य सदस्यों ने भी समर्थन किया। इसके बाद नगर निगम ने निर्णय लिया कि एक विशेष टीम गठित की जाएगी जो वक्फ बोर्ड से सभी जमीनों और संपत्तियों का ब्यौरा मांगेगी। वक्फ बोर्ड के जमीनों का भी सर्वे करेगी नगर निगम, क्या ये योजना है? कल बैठक में इस बात को उठाया गया था। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि कल माननीय पार्षद श्री ब्रिजेश श्रीवास्तव जी के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया कि वाराणसी में कितने वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। इस संबंध में जवाब दिया गया कि वक्फ बोर्ड का संचालन और क्रियान्वयन एक वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा किया जाता है। इस संबंध में माननीय महापौर जी के द्वारा निर्देशित किया गया कि जिस भी विभाग के द्वारा इसे देखा जाता है उससे समन्वय स्थापित करते हुए इसकी सूचना प्राप्त की जाए, माननीय पार्षद को और सदन की बैठक में अवगत कराया जाए। ये इसकी सूची क्यों तैयार करवाने की जरूरत पड़ रही है? क्या कुछ इसका प्रचलन नियम या कुछ योजना चूँकि बनाई जाएगी? ये इस संबंध में ये है कि कल ये जो प्रस्ताव आया था 91(2) नगर निगम अधिनियम की धारा 91(2) के अंतर्गत पूछा गया था, तो अभी तो जो निर्देश मिला है उस निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद आगे देखा जाएगा कि इसमें क्या करना है। क्या इसमें वैध और अवैध की भी जांच होगी? वैध और अवैध की जांच करने का अधिकार हमें नगर निगम वाराणसी को नहीं है। इसके लिए वक्फ बोर्ड काम करता है। इस पे ये देखा जाएगा कि जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो किस प्रकार की हैं, क्या है, कैसे है, उसके बाद इसमें आगे योजना बना करके जो लोग संपर्क करेंगे इसके लिए जी इनकी कितनी संपत्तियां उसका इस संबंध में यही निर्देशित किया गया है कि वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट से समन्वय स्थापित किया जाएगा नगर निगम वाराणसी के द्वारा और उनसे इस बात को कहा जाएगा और जो भी सूचना प्राप्त होगी वो माननीय सदन को अवगत कराया जाएगा। उसमें ये भी तो हो सकता है कि जो वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो नगर निगम की जमीन पे बना हो, तो उसका भी क्या जांच किया जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जमीन है वो नगर निगम जैसा वक्फ बोर्ड जो है वो अपनी संपत्ति बना। जैसा मैंने आपको बताया कि 91(2) में ये प्रस्ताव आया था,
तो इस संबंध में अभी आगे की कार्य योजना जैसे ही प्राप्त होगी हम आपको अवगत करा देंगे। रेल पटरियों के बीच सोलर पैनल लगाकर बरेका ने इतिहास रचा। बनारस रेल इंजन कारखाना ने भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए रेल पटरियों के बीच सोलर पैनल सिस्टम स्थापित किया है। ये एक अनूठी पहल रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर ले जाने में अहम साबित होगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत बरेका की लाइन संख्या 19 पर 15 किलोवाट क्षमता का सोलर पॉइंट लगाया गया है। इस योजना के तहत 70 मीटर लंबे ट्रैक पर 28 सोलर पैनल फिट किए गए हैं। ये संपूर्ण प्रणाली स्वदेशी डिजाइन पर आधारित है। इन सोलर पैनलों को रबर पैड और एपॉक्सी एडहेसिव की मदद से कंक्रीट स्लीपर पर चिपकाया गया है, जिससे लोहे और कंक्रीट का मजबूत बंधन सुनिश्चित हो सके। बरेका अधिकारियों का कहना है कि ये पैनल ट्रेन के संचालन में किसी भी तरह की बाधा नहीं डालेंगे। ये 15 अगस्त को इसका उद्घाटन, विधिवत उद्घाटन हुआ है। ये 70 मीटर ट्रैक पे, जो यार्ड में हमारे बनारस इंजन कारखाना के यार्ड का ट्रैक है, उसमें 70 मीटर पे ये सोलर पैनल 28 लगाए गए हैं। इससे अगर सूर्य की रोशनी प्रॉपर मिलती है तो एक दिन में हम 67 से लेके 80 यूनिट बिजली पैदा कर पा रहे हैं। और भविष्य में हमारी जो योजना है, ये पायलट प्रोजेक्ट है। आने वाले समय में हम जैसे बनारस इंजन कारखाने के अंदर ही अगर देखें तो 5.8 किलोमीटर का यार्ड है। तो भविष्य में हम और इसको विस्तार देंगे, क्योंकि ये ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने में बिल्कुल सक्षम है। इसका रख रखाव, मेंटेनेंस बहुत आसान है। तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि आने वाले समय में आपको रेल के ट्रैक पे ये दिखेगा सोलर पैनल। देश में तो 1,20,000 रेलवे ट्रैक है लंबा, तो उसमें अगर सब में भविष्य में लगने की योजना है? अगर देखिए, ये अगर पूरी तरह से सफल होता है तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में भी प्रयास करेंगे। लेकिन अभी हमारा ये है, मेन उद्देश्य ये है कि हम यार्ड जो है, यार्ड में भी बहुत बड़ा हमारा एरिया होता है। अगर हम उसमें भी अगर धीरे धीरे लगाएं तो आने वाले समय में ऊर्जा के क्षेत्र में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो पाएंगे। जो वैकल्पिक ऊर्जा है, सोलर ऊर्जा है, उसका हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाएंगे। इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि इसके लिए किसी अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण नहीं करना पड़ता है। ट्रैक के बीच में जो खाली स्पेस है उसमें हम सोलर पैनल को लगा लेते हैं। इसका रखरखाव भी बहुत आसान है, मेंटेनेंस भी बहुत आसान है। और आप देखेंगे कि ट्रैक का भी जब हमें मेंटेनेंस करना होगा तो इसको 1 घंटे के अंदर खोला जा सकता है और 1 घंटे में लगाया भी जा सकता है। तो जो ट्रैक का शेड्यूल होता है 6 महीने में इसके मेंटेनेंस का, तो हमको बहुत ज्यादा इसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। इसमें आप देखेंगे जो क्लैंप है उसको बहुत आसानी से एलन की के द्वारा खोल के हम डिसमेंटल कर सकते हैं और ट्रैक को बिल्कुल मेंटेन कर सकते हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद्म विभूषण डॉक्टर आदित्यनाथ झा की जयंती मनाई गई। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद्म विभूषण डॉक्टर आदित्यनाथ झा की 114वीं जयंती समारोह विश्वविद्यालय के योग साधना केंद्र में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। समारोह की अध्यक्षता प्रभारी कुलपति प्रोफेसर रामपूजन पांडे ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रोफेसर संजय पासवान एवं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर रजनीश शुक्ला उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा डॉक्टर झा के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद मैथिल समाज उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नरसन कुमार झा एडवोकेट ने मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों को मिथिला की परंपरा पाक दुपट्टा और माला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन गौतम कुमार झा एडवोकेट ने किया और धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर शैलेश मिश्र ने दिया। समारोह में प्रोफेसर शंकर मिश्र, प्रोफेसर सुधाकर मिश्रा, प्रोफेसर विजय पांडे इत्यादि लोग उपस्थित रहे।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय धर्मशास्त्र विभाग के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर शंकर कुमार मिश्र जी उपस्थित हैं और प्रतिवर्ष आप के रूप में भी मैं मैथिल समाज और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करता हूँ। एक मिनट। ऐसे 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 लैंडमार्क है उनके पक्ष में और भी हो सकता है। जब हम कॉरिडोर की बात करेंगे उस कॉरिडोर में पड़ने वाले जितने भी लोग हैं, तो चाहे बक्सर का मामला हो, चाहे भभुआ का मामला हो, कैमूर का मामला हो और यहाँ से लेकर के जनकपुर का मामला हो, ये पूरा जो है अभी क्या है, केवल अब जो बात हो रही है तो अयोध्या और जनकपुर, अयोध्या जनकपुर, तो उसको कैसे हम थोड़ा और आगे एक्सपेंड कर सकते हैं, इस बात की आवश्यकता है। हमें लगता है कि आज आप सबने इसको याद किया है, ये बड़ा अच्छा अवसर है। थोड़ा एक आध आदमी को आगे निकल करके क्या है कि हम बिहार के लोग या यूपी यूनिवर्सिटी के लोग हैं, हम लोग इंस्टीट्यूशन बड़ा बिलीव नहीं करते। उसे स्वभाव होता है कि हर जो लोग का जिसका इंसाइट बड़ा डेवलप होता है, जिसकी अंतर्दृष्टि डेवलप होती है, उसको बड़ा इंस्टीट्यूशन विश्वास नहीं होता है। एक बड़ा कैओस में तो कैओस ही उसका कॉस्मोस होता है, तो बड़ा कैओस में। इसलिए मुझे लगता है कि आज के ज़माने में निश्चित तौर से हमें इंस्टीट्यूशन बिल्डअप करना चाहिए। ट्रस्ट ही हो, सोसाइटी हो, या नहीं कुछ तो बिल्कुल एक इनफॉर्मल ग्रुप ही हो, लेकिन कंसिस्टेंसी हो, हर वर्ष हो, वर्ष में कई बार हो, कंटिन्यूएशन में हो, कंसिस्टेंटली हो, कुछ बातें हो और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी हो। इसलिए मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के उनकी आत्मा भी, जो एक परिवार हमें अभी जो गया तो एक गाँव में सरसों पाही उन्होंने गया था, वहाँ के लोगों से मिला और सोचोलॉजी के प्रोफेसर हुए हैं, तो कल था जानते होंगे उधर के लोग, जिनको ये किताब लिखा है उसी गाँव के किताब लिखा है। मैं किताब लाता लेकिन किताब देर से पहुँचा हमारे यहाँ। तो मतलब एक इन चीज़ों का है कि कैसे सब चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन में करें हम लोग, क्योंकि क्या होता है कि मीडियोकर लोग जो होता है बड़े एक्सपर्ट होते हैं डॉक्यूमेंटेशन करने, लेकिन जो इंटेलेक्ट लोग होते हैं डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बड़ा वीक होता है। वाराणसी में काशी कृति टैलेंट हंट ऑडिशन में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लंका मार्ग स्थित क्यूबाना हाइट्स सभागार में माबा इवेंट्स द्वारा टैलेंट हंट शो काशी कृति का तीसरा ऑडिशन हुआ। इस मौके पर वाराणसी समेत अन्य जिलों से आए प्रतिभागियों ने डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, मेकअप और ब्यूटी कॉन्टेस्ट के ऑडिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजन की डायरेक्टर पूजा बराट ने बताया कि काशी कृति का उद्देश्य युवाओं की छिपी प्रतिभाओं को निखार कर उन्हें करियर में आगे बढ़ाने के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध कराना है। ज्यूरी में खुशी मिश्रा, प्रणव लाहा, वैभव शर्मा, ज्योति और सलोनी गुप्ता शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन मेघा और शिवांग पांडे ने किया। काशी कृति में आपका मॉडलिंग मतलब सारी चीज़ों को एक जगह रखा गया है, सारे बच्चों को प्रतिभा को उकेरने के लिए। और बच्चे यहाँ वाराणसी और वाराणसी के आसपास के शहरों से भी आ रहे हैं
और इसमें जो है ट्रेडिशनल संस्कृति को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इसमें जैसे गाने हैं, फुहड़ गानों को नहीं रखा गया है। इसमें संस्कृति को बढ़ाने के लिए ट्रेडिशनल डांस है और भी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे रखा गया है और बच्चों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है इसी के द्वारा और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मैडम जी, खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, इन सब जगहों में पेरेंट्स अपने बेटियों को खासकर मॉडलिंग क्षेत्र में जाने में हिचकिचाते हैं। क्या कहेंगी कुछ लोगों से जो आगे आना चाहते हैं, प्लस उनके घर का माहौल इस समय में? मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ कि आज के समय में बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं और उनको हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए। उनको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा पेरेंट्स को उनका साथ देना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और ऐसा नहीं है, समाज में उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 12 साल से हूँ। इसके पहले मैंने कई बाहर पे कई सारे काम किए हैं, शोज़ किए हैं एंड वापस जब मैं रिटर्न की वाराणसी तो मेरा एक प्लान था यहाँ पे कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट हम उतारते हैं यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे जोनर है, जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, फैशन है, इसके अलावा जैसे फोटोग्राफी हो गए, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के हो गए, मतलब सारे जोनर को हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। तो वहाँ से ये काशी कृति की जर्नी स्टार्ट हुई। हमने इसके कुछ प्रेजेंटेशंस पे पहले काम किए कि क्या क्या चीज़ें हम इस पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे हम टैलेंट्स को लेके आ सकते हैं। प्लस हमारा एक और काम चल रहा है पिछले 2 साल से शिव शक्ति के साथ में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। मां कूष्मांडा देवी मंदिर में 7 दिवसीय श्रृंगार एवं संगीत समारोह आयोजित होगा। दुर्गाकुंड स्थित मां कूष्मांडा दुर्गा मंदिर में 20 अगस्त से वार्षिक श्रृंगार महोत्सव और 7 दिवसीय संगीत समारोह का शुभारंभ होगा। ये आयोजन 26 अगस्त तक चलेगा। प्रतिदिन मां का अलग अलग भव्य राजर्षि श्रृंगार और देश भर के दिग्गज कलाकार संगीतमय अर्पण करेंगे। महंत पंडित कौशलपति द्विवेदी ने बताया कि इस बार आयोजन को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 3 दिन शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियां होंगी और अगले 4 दिन लोक और भक्ति संगीत की धारा प्रवाहित होगी। शास्त्रीय श्रृंखला में पद्मभूषण पंडित साजन मिश्रा, पद्मश्री पंडित रोनू मजुमदार, पंडित राजेंद्र प्रसन्ना, पंडित देवव्रत मिश्रा समेत कई बड़े कलाकार मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। वहीं लोक संगीत में सांसद मनोज तिवारी, भरत शर्मा व्यास, महुआ बनर्जी, अरविंद अकेला, गोपाल राय, आर्यन बाबू सहित 80 से अधिक भजन गायन मां की स्तुति करेंगे। समारोह का उद्घाटन शहनाई वादन से होगा, जबकि समापन 26 अगस्त को त्रिदेव मंदिर सेवक परिवार की भजन संध्या और विशाल भंडारे के साथ होगा। अंतिम दिन हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये प्रेस वार्ता प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी संगीत समारोह का आयोजन रखा गया है, जो कि 3 दिन क्लासिकल म्यूजिक होगा और 3 दिन फोक म्यूजिक, जिसको लोग यहाँ भजन संध्या भी कहते हैं, भोजपुरी संगीत भी कहते हैं, उस तरह का कार्यक्रम है। और हम लोग सबसे चाहते हैं कि यहाँ एक चीज अलग है कि हम लोगों ने जो है न्यू टैलेंट को मौका दिया है। हमारे भाई साहब हम लोग के बगल में हैं, गुड्डू भैया, हम लोग जानते हैं। सारे काशी के न्यू टैलेंट को मौका दिया गया है और बाहर से भी हर जगह से यहाँ कलाकार आ रहे हैं और इस मंच पे अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहते हैं। और हम भी चाहते हैं कि जो न्यू टैलेंट सीख रहे हैं सब जगह, वो अपनी प्रतिभा को आके यहाँ दिखाएं। ये एक बहुत बड़ा मंच है काशी का, जहाँ से आप अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। मुख्य कलाकार कौन कौन से? मुख्य कलाकार में यहाँ अपने पंडित साजन मिश्रा जी हैं, राजन प्रसन्ना जी हैं और आपके रोनू मजुमदार जी हैं। ये क्लासिकल, क्योंकि फोक म्यूजिक में भरत शर्मा जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं और भी बहुत अन्य कलाकार जो बाहर बाहर से आएंगे और अपनी प्रतिभा को यहाँ दिखाएंगे। यही जानकारी काशी की जनता को देने का जो बेड़ा उठाए हैं कि माँ का जन्म के उपलक्ष्य में ये हम लोग प्रतिवर्ष बरई छठी का कार्यक्रम मनाते हैं। उसी क्रम में यह कार्यक्रम इस साल भी आयोजित किया गया है। कितने दिवसीय प्रोग्राम है और कौन कौन कलाकार आ रहे हैं? 7 दिवसीय प्रोग्राम है। 7वें दिन हमारा भंडारा होता है। 6 दिन में 3 दिन क्लासिकल म्यूजिक का है, बाकी 4 दिन लाइट म्यूजिक का प्रोग्राम हमारे यहाँ होता है। कौन कौन से प्रमुख कलाकार? इसमें साजन मिश्रा जी आ रहे हैं, रोनू मजुमदार जी आ रहे हैं, राजेंद्र प्रसन्ना जी आ रहे हैं। इस तरह से बहुत से अंतर्राष्ट्रीय कलाकार आ रहे हैं सभी लोग। कितने सालों से ये तो 100 साल से ऊपर ही हो गया। इसका हम 100वां वर्ष भी मना चुके हैं इस कार्यक्रम का। काशीवासी में कोई संदेश? बस यही है कि भगवती के दिव्य स्वरूप का आके दर्शन करें, अपने जीवन को चरितार्थ करें और माता अन्नपूर्णा के रूप में अन्नपूर्णा ग्रहण कराना चाहती हूँ, उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, अपने घर को जाएं।
तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी में बदमाश हुए बेखौफ, महिला से सोने की चेन छीन कर हुआ फरार। लंका थाना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, एक की हुई मौत, एक घायल। दुर्गाकुंड चौकी के पास नगर निगम ने कार्रवाई की, अवैध कब्जे को लेकर मचा हड़कंप। और नगर निगम वक्फ संपत्तियों की करेगा जांच, पार्षद की मांग पर सदन में हुआ फैसला। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।